student, I am Amit. This is the third series of your chapter electricity, and in this series we are going to discuss Ohm's law, which is one of the most important topic for your board exam. Okay, तो Ohm's law में अगर हम समझे तो सबसे पहले Ohm's law क्या कहता है. एक्चुअली Ohm's law कई बार ये क्वेश्चन एक नंबर में आया है कि Ohm's law किसके और किसके बीच में रिलेशन प्रोवाइड कराता है. तो Ohm's law पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप देता है. ठीक है, वही मैंने लिख रखा है. Ohm's law gives a relationship between current and PD. करंट एंड PD. Ohm's law किसके किसके बीच में आपको रिलेशन प्रोवाइड कराएगा? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. अब Ohm's law क्या कहता है इसको समझते हैं. अकॉर्डिंग टू Ohm's law, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. ठीक है, फिर से समझिए. अकॉर्डिंग टू Ohm's law, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी. क्यों होगी अभी ये भी बताऊंगा मैं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. जैसे मैं सपोज करिए आपके पास एक कोई कंडक्टर है. इसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है. सपोज करिए आपका कंडक्टर है. कंडक्टर कोई वायर है. ये वायर मैंने ले रखा है. इसके जो इसमें फ्लो करने वाली करंट होगी, जो वायर में फ्लो करने वाली करंट होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? PD अक्रॉस इट्स एंड. PD अक्रॉस इट्स एंड. जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा, देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट. मतलब इसका ये हुआ कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के अक्रॉस, उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के एंड के अक्रॉस, उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी इस कंडक्टर से. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका. अभी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. और यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए बोला गया है कि अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखा गया, अगर सपोज करिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू, अभी हम देखेंगे आगे कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड. तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है मेटल का. मेटल की अगर हम बात करें तो, मेटल की बात करें तो उसकी बात करें कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी. तो फिर ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला हिसाब किताब है ना, वो फिर दिक्कत कर जाएगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला जाता है. इसीलिए क्या बोला जाता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो Ohm's law क्या है? Ohm's law provide a relationship between potential difference and current, and according to Ohm's law, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end. या इसका मतलब कि अगर कंडक्टर में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कंडक्टर के एंड पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा कंडक्टर में आपकी करंट फ्लो करेगी, उतना ही ज़्यादा कंडक्टर में करंट आपकी फ्लो करेगी. ठीक है, तो देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर I प्रोपोर्शनल टू V. Ohm's law ये बोलता है, और वी कैन से दैट V प्रोपोर्शनल टू I, और वी कैन से दैट V प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं. अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है. तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा R, और R को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस. R को यहाँ क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस. अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस. वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. R क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसका नाम क्या होगा? रेजिस्टेंस. इसका नाम होगा रेजिस्टेंस. ठीक है, तो आपको पता है R क्या है? कांस्टेंट टर्म है. R कैसा टर्म है? कांस्टेंट. तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहे तो R विल इक्वल्स टू V अपॉन I. यानी कि जो रेशियो होगा वोल्टेज टू करंट का, जो वोल्टेज टू करंट का रेशियो होगा किसी भी कंडक्टर के लिए, वो कांस्टेंट होगा. इसका मतलब तो यही हुआ भाई R इक्वल्स टू V अपॉन I है. इसका मतलब क्या हुआ? द रेशियो ऑफ
voltage to current is constant for conductor. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होगा वोल्टेज टू करंट का वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। आपने यहाँ देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, वो एक्चुअली वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती है। हाँ, ये जरूर बताएगी कि किसी कंडक्टर में ज्यादा करंट होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, और किसी में कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, लेकिन डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टेंस एक फिक्स क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक फिक्स क्वांटिटी है। एक बार कंडक्टर बनता है तो उसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो रेशियो वोल्टेज टू करंट इज कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, अगर आपके एग्जाम में आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो आप यहां से यहां तक एक्सप्लेन करोगे। स्टेटमेंट दोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे। उसको फिर क्या करोगे? आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कैसे? थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो क्या बोल सकते हैं? अगर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए क्या बताना है। अब रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। जैसे मैंने पहले बोला कि डिपेंड नहीं करेगा, बस आपको रिलेशन बताएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I है। यहां से देखिए यही तो है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर हम इस केस को कंसीडर करें, अगर करंट और रेजिस्टेंस में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो कैसा रिलेशन होगा? अगर किसी कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करेगी, किसी कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो करेगी, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर किसी कंडक्टर में करंट कम फ्लो कर रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, केवल एक रिलेशन बताती है कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो उसके करंट के वैल्यू से हम बता पाएंगे। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर में, इसका मतलब उस कंडक्टर के पास लो रेजिस्टेंस है। और किसी कंडक्टर में या किसी और मटेरियल में करंट कम फ्लो कर रही है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस हाई है। इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। रिलेशनशिप बिटवीन करंट और रेजिस्टेंस में, कि किस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बता पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ करंट, कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी, अच्छी है कि कैसी है। ठीक है, अगर अच्छी करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर उसमें करंट अच्छी फ्लो नहीं करेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम समझें, अब हम सेपरेट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? तो अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर रेजिस्टेंस आपको डिफाइन, वैसे तो आप रेजिस्टेंस समझ गए हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I का रेशियो हो गया। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे? मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस रेजिस्टेंस का यही है कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट का अपोज करती है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें रेजिस्टेंस की तो क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर due to which it opposes the flow of current,
द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट मतलब कंडक्टर की बात कर रहे हैं, थ्रू कंडक्टर या थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर हम कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करे, करंट के अंदर जब कोई करंट कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रही हो तो वो उसकी फ्लो करंट को रेस्ट्रिक्ट करने की या उसको अपोज करने की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने अभी भी देखा था ओम्स लॉ में भी कि रेजिस्टेंस को कैसे हमने डिफाइन किया था न्यूमेरिकली। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पीडी अपॉन करंट, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओम्स लॉ में भी हमने यही देखा था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं R इक्वल्स टू V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि रेजिस्टेंस एक्चुअली वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एक रिलेशनशिप जरूर बताएगा कि आपकी जो करंट है किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस के हिसाब से वो कैसे चलेगी। अगर ज़्यादा करंट होगा, मतलब अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है किसी कंडक्टर में, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर किसी कंडक्टर में कम करंट फ्लो करेगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा डिपेंड किस पे करेगा? तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये 3-4 फैक्टर होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन बस इतना समझिए कि कौन सी चीज़ें या जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉमा नेचर ऑफ मटेरियल, कॉमा नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का तो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, अभी हम इन पे देखेंगे कैसे डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल बस ये हमको इतना देखना है अभी फिलहाल के लिए कि किस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब जो आपका कंडक्टर है किससे बना हुआ है, कॉपर से, एल्युमिनियम से, या किस मटेरियल से बना हुआ है। और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जैसे हमने चार्ज की पढ़ी थी कूलाम, करंट की पढ़ी एम्पियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ी वोल्ट। तो एसआई यूनिट अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एसआई यूनिट है ओम। क्या है? ओम, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हो गई आपकी रेजिस्टेंस की, एसआई यूनिट हो गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, ओ चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम इस पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.01 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक वायर है, उसके 2 एंड्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ये वायर है, इसको मैंने लिया है, इसके इस एंड और इस एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 0.1 वोल्ट का है। ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर की करंट है। आपसे बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, पीडी अपॉन करंट।
पी डी अपॉन करंट, पी डी अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 0.1 और करंट कितना गिवन है 2। पॉइंट एलिमिनेट करिए, यू विल गेट 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 0.05 ओम, 0.05 ओम। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पता हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट कितनी फ्लो कर रही है किसी भी कंडक्टर में, तो आप किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको दो चीज़ें जरूरी है पता होना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर और कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो आप आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये वायर का आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, 0.05 ओम। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। एंड इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 3.4 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है 220 वोल्ट सप्लाई से। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। अगर इसको 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कितनी करंट को ड्रॉ करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा फिगर बनाते हैं तो समझाते हैं आपको। देखिए ये इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, देखिए रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन का। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो, हाँ बस किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा। ये 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से करंट को ड्रॉ करा रहा होगा, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से करंट को ड्रॉ कर रहा है। और कितनी करंट को ड्रॉ कर रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से 3.4 एम्पियर की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन या इलेक्ट्रिक आयरन, पी डी अपॉन करंट। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और आयरन में फ्लो होने वाली करंट कितनी है। तो आयरन के अक्रॉस पी डी, आयरन के एंड पे पी डी और करंट। अब पी डी देखिए 220 वोल्ट है और करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है 220 वोल्ट पे 3.4। ये रेजिस्टेंस आ गया। इसको आप अभी सॉल्व मत करिएगा, इसको ऐसे छोड़िए। ये रेजिस्टेंस आ गया इतने ओम। अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का फिक्स होता है। एक बार आयरन जो बना तो उसकी रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गई, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो गई तो कोई अब मैटर करेगा नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब उसी रजिस्टर आयरन को आपको इस बार 220 वोल्ट से ना सप्लाई करा के 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट करवाना है। 110 वोल्ट की सप्लाई से आपको कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो कितनी करंट लेगा इस बार ये पूछा है कि कितनी करंट आयरन में फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस सेम है आपको पता है, तो R इक्वल टू पी डी अक्रॉस आयरन डिवाइड बाई करंट फ्लो इनटू आयरन। रेजिस्टेंस फिक्स होता है आपको पता है, तो रेजिस्टेंस जितना आया उतना आप लिख लो, 220 डिवाइड बाई 3.4 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इस बार कितना है 110 वोल्ट। 110 वोल्ट की सप्लाई से ले रहा। करंट पूछा है आपसे कि कितनी करंट वो ड्रॉ कराएगा। करंट की वैल्यू देखिए कितनी रहेगा, आई इधर शिफ्ट होगा 110 डिवाइड बाई 220 क्रॉस 3.4, 1 डिवाइड बाई ये 2 जा आ जाएगा एंड 2 कैंसिल 3.4 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। तो 1.7 एम्पियर की करंट इलेक्ट्रिक आयरन में जाएगी कब, जब वो 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए आपके, कई बार आए। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, देखिए एक बार आपको करंट गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लो आयरन का। और आपको पता है आयरन का किसी भी मटेरियल का या किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल के लिए वो फिक्स हो गया, इस क्वेश्चन के लिए वो फिक्स हो गया। तो रेजिस्टेंस निकल आया, इसको मैंने सॉल्व अभी फिलहाल नहीं किया था। फिर यहाँ पे वही आयरन को अब हमने क्या कनेक्ट कर दिया, पहले 220 वोल्ट से था, इस बार 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस वही होगा क्योंकि आयरन वही है। करंट की वैल्यू पूछा है कि कितनी करंट आयरन से होके जाएगी, तो R इक्वल टू पी डी अक्रॉस द एंड ऑफ आयरन डिवाइड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू द आयरन। R आपको गिवन है 220 डिवाइड बाई 3.4, PD 110
और आई की वैल्यू पूछा है, आई की वैल्यू आप निकाल लो, 1.7 एम्पियर आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब देखिए हम बात करेंगे ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। कई बार ये क्वेश्चन एक नंबर में आया हुआ है कि ग्राफ बिटवीन वी एंड आई होता कैसे। तो जो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई है वो स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ओरिजिन से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये हम जो वी और आई का ग्राफ होगा किसी भी कंडक्टर के लिए वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा ये क्या देगा आपको? रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा? रेजिस्टेंस की। क्योंकि आपको पता है वी बाई आई का रेशियो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दोगा। और जो ग्राफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में एक नंबर में कि जो ग्राफ होगा वी एंड आई का वो कैसा होता है कंडक्टर्स के लिए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और अगर वो बनाने को आता है तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड क्या करना है, मतलब ये आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं होगा ज़्यादा कुछ। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और वी बाई आई का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस है, यानी जो कांस्टेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग करंट चाहिए तो आप इधर चले जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट मिल जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा पोटेंशियल पे करंट चाहिए तो आप इधर चले जाओ, आपको और करंट मिल जाएगी। लेकिन हर केस में आप जो देखोगे वी बाई आई का जो रेशियो होगा वो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। वो आपको कैसा मिलेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वही है आपका रेजिस्टेंस, वही है आपका रेजिस्टेंस। अब मैं इस वीडियो की लास्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगा, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर। हालांकि हम लोगों ने पहले ही कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो कंडक्टर हमने पहले डिस्कस किया था, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना कर पाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए। एग्जाम्पल भी मैंने देखे थे। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस के बिहाफ पे कैसे हम गुड कंडक्टर को डिफाइन करेंगे। तो देखिए गुड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए। और आसानी से फ्लो कब करेगी? जब रेजिस्टेंस कम होगा। भाई हमने पहले पढ़ा कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है उसमें करंट कम फ्लो करती है, और जिसका लो होता है उसमें करंट अच्छी फ्लो करती है, हमने पहले देखा। तो कंडक्टर के केस में करंट अच्छी फ्लो करती है, इसका मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होगा? वेरी लो होगा ना। तो गुड कंडक्टर्स में हम क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गुड कंडक्टर हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल के केस में अगर हम ले तो मेटल, एग्जाम्पल के केस में ले तो मेटल में आपको पता है Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब बेस्ट हैं, ये सब बेस्ट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनमें करंट बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाती है। रेजिस्टर क्या होते हैं? रेजिस्टर कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली किससे कंपेयर किया जा रहा है? गुड कंडक्टर से। गुड कंडक्टर के कंपैरिजन में रेजिस्टर के पास थोड़ा सा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। अभी हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, बात करेंगे वहां पर भी। तो जो रजिस्टर्स होंगे उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी वो कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और उनको हम रेजिस्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ एलॉय आते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएंगे मेटल एलॉय आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम, मैग्निन, कॉन्स्टेंटन, मैग्निन, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, फिर बात करते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आपको पता है कि करंट फ्लो ही नहीं करती है, आपको पता है कि इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो जब करंट नहीं फ्लो करी इसका मतलब रेजिस्टेंस के बिहाफ पे क्या बोलेंगे हम कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। तो इंसुलेटर के केस में आप ये कह सकते हैं इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल में आप जानते हैं रबड़, प्लास्टिक, बैकेलाइट, पेपर, ड्राईवुड,
हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे हैं सारे एग्जांपल्स को कंडक्टर इंसुलेटर में, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये हमने कंडक्टर इंसुलेटर और रजिस्टर को फिर से एक बार डिफाइन किया, लेकिन इस बार किस बिहाफ पे डिफाइन किया, रजिस्टिविटी के हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि किसमें किस तरीके से रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा कंडक्टर या वेरी गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। एलओआई के केस में या रजिस्टर के केस में ये थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। और इंसुलेटर के केस में ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने टॉपिक्स को देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड एक्चुअली हम लोग देखेंगे पहले द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड एंड concept of resistivity. Okay, so thank you.